दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो हम एमपीजीके की सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं जो हम परीक्षा धाम के द्वारा कवर कर रहे हैं। हमने बहुत से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब हम एमपी की राज व्यवस्था का पार्ट 2 आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की न्यायपालिका, जजुडिशरी ऑफ मध्य प्रदेश, जजुडिशरी ऑफ एमपी। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, जिला न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे और ग्राम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसकी स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत की गई है। कब? 1 नवंबर 1956 को। और कहाँ की गई है? जबलपुर में। 2 खंडपीठ हैं, कहाँ? इंदौर और ग्वालियर में। कब स्थापित की गई हैं? 1968 में। और एक प्रस्तावित कहाँ? भोपाल में। ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब एक फैक्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? भोपाल में। मतलब नेशनल स्तर की जो है वो कहाँ है? भोपाल में है। और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? भोपाल में। और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ है? जबलपुर में, जहां अपने एमपी का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो चलिए न्यायपालिका को स्टार्ट करते हैं। ये वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य जैसा कि सर्वविदित है कि 2 नवंबर 1861 को मूल रूप से मध्य क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया था। तो मूल रूप से ये क्या था? मध्य क्षेत्र में आता था। उस समय नागपुर स्थित न्यायिक आयुक्त का न्यायालय क्षेत्र का शीर्ष न्यायालय था। उस टाइम पर हमारा जो न्यायालय था वो कहाँ था? नागपुर में स्थित था। लेकिन सन 1921 में से राज्यपाल प्रांत गवर्नर प्रोविंस में परिवर्तित कर दिया गया। तब यह न्याय प्रशासन हेतु पूर्ण उच्च न्यायालय का हकदार हो गया था। तब हाई कोर्ट कहाँ हो गया था? नागपुर में हो गया था। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी सन 1936 को भारत सरकार नियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस व बरार प्रांत हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन सी धारा के तहत? 108 के तहत की गई थी। कब? 1936 में। फिर 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद भी इसके अनुच्छेद 225 व 372 के द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा था। ठीक है, लेकिन जब 1956 में राज्य पुनर्गठन किया गया तब उसकी अधिनियम की धारा 49 के तहत जबलपुर को 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बनाया गया। तो मेन हमको कहाँ क्या याद करना है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो जबलपुर में है 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। और कौन सी धारा के तहत है? ये इंपॉर्टेंट है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1) मतलब 49(1) 49(1) सेक्शन 49(1). ठीक है, फिर 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में 2 स्थायी खंडपीठ स्थापित की गई हैं। 1 नवंबर 2000 तक यही स्थिति रही। बाद में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर में कर दी गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन की डिजाइन किसने की है? तो हेनरी अरविंद द्वारा तैयार किया गया था। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया था। और जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग वर्मा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कौन अध्यक्ष थे? वर्मा आयोग के अध्यक्ष जगदीश शरण वर्मा, जो राजीव गांधी हत्याकांड के जांच के लिए गठित की गई थी। ये फैक्ट था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट है, वो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय के रूप में नीमच जिले के झांतला ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया है। और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 व मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2009 के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय बैरसिया में प्रारंभ किया गया है। और मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 89 है। तो जो योजना के तहत किया गया है वो कहाँ किया गया है? नीमच जिले में किया गया है ग्राम न्यायालय। और अधिनियम के तहत कहाँ किया गया है? प्रथम ग्राम न्यायालय बैरसिया में प्रारंभ किया गया। ये थोड़ा चेंज है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे और कुछ दिया है फैक्ट, जैसे है कि 15 नवंबर 2022 जनजातीय गौरव दिवस। तो 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। तो के उपलक्ष्य पर पेशा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को ये अधिकार दिए गए। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? जमीन पर अधिकार, जल पर अधिकार और जंगल पर। 3 जा। ठीक है, 3 जा, जमीन, जंगल और जल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जिला न्यायालय के बारे में। तो ये दो तरह के होता है, दीवानी न्यायालय जिसे सिविल कोर्ट बोलते हैं और फौजदारी न्यायालय जो जिसे क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं। तो जो दीवानी न्यायालय वह न्यायालय कहलाता है जिसमें जमीन जायदाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। ठीक है, और फौजदारी न्यायालय वह न्यायालय कहलाते हैं जहां आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, जैसे किसी की हत्या हो गया या थेफ्ट हो गया, ये जैसे। और दीवानी में जैसे जमीन से, विवाह से, तलाक से, ये सब
मामले आते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में दिया गया है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री एम हिदायतुल्ला। कब से थे? 1 नवंबर 1956 से 12 दिसंबर 1958 तक। ठीक है, ये है, हमको सारे याद नहीं करने हैं। ठीक है, वर्तमान में याद करना है। तो वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश? सुरेश कुमार कैथ जी हैं। वर्तमान में कौन है? ये अपडेटेड नहीं यहाँ पे। वर्तमान में कौन है? सुरेश कुमार कैथ। ठीक है, तो पहले कौन से थे? एम हिदायतुल्ला जी, और वर्तमान में कौन है? सुरेश कुमार कैथ जी। ठीक है, अब जो फैक्ट है वो याद करते हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला जी हैं। मध्य प्रदेश प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी। तो मध्य प्रदेश में प्रथम महिला न्यायाधीश, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्या है? न्यायाधीश है, श्रीमती सरोजनी सक्सेना है। अभी आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश में नहीं बनी है। मध्य प्रदेश में शायद बनी है, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट देख रहे हैं, नहीं, देखिए इसमें टेबल कंटेंट में नहीं हो, इसीलिए वहां पे क्या लिखा है? प्रथम न्यायाधीश है। ठीक है, तो सरोजनी सक्सेना है। आज तक कोई मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश में नहीं बनी है महिला। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? पीवी दीक्षित। कौन रहे हैं? पीवी दीक्षित। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, प्रथम महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना जी, और सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश पीवी दीक्षित, और वर्तमान में कौन है? सुरेश कुमार कैथ जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? जीसी सोहानी। कब? सिर्फ 2 दिन के लिए रहे हैं। ये कौन रहे हैं सबसे कम समय तक? जीसी सोहानी। सतना जिले में जन्मे मुख्य न्यायाधीश कौन है? जेएस वर्मा, जगदीश शरण वर्मा। यही है जो राजीव गांधी हत्याकांड के लिए जो वर्मा समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इफेक्ट वहां पे आया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे भारत के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद लोहाटी हैं। तो जो रमेश चंद लाहोटी जी हैं वो भारत के न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वो कौन से जिले के हैं? गुना जिले के हैं। माई ओन बोसवेल नामक आत्मकथा किसने लिखी है? मोहम्मद हिदायतुल्ला। माई ओन बोसवेल, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी की बुक है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे वही जेएस वर्मा जी, जो सतना जिले के थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे मोहम्मद हिदायतुल्ला। इन्होंने कार्यवाहक के रूप में भी काम किया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने। तो कौन? एम हिदायतुल्ला, जेएस वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े। कौन कौन? एम हिदायतुल्ला, जेएस वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इनका सिर्फ नाम याद करेंगे। एपी सेन, जीएल ओझा, एनडी ओझा, एके माथुर, आरबी रविचंद्रन, अनंत कुमार पटनायक, अजय माणिक राव खानविलकर और हेमंत गुप्ता। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रहे हैं। तो एम हिदायतुल्ला, जेएस वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े। तो ये न्यायाधीश भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो आपको प्रोसेस तो इसके बारे में पता ही है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जी सोहानी, राजीव गुप्ता, सुशील हरिकोली, एसके सेठ और संजय यादव। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, पीवी दीक्षित सबसे कम समय तक इनका कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थे, जीपी सिंह, एनडी ओझा। फिर मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, एसके झा, यूएल भट्ट, एके माथुर, भवानी सिंह, अनंत कुमार पटनायक, सैयद रफत आलम, अजय खानविलकर, अजय कुमार मित्तल, मोहम्मद रफ़ी, रवि विजय कुमार माली मथ। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा याद नहीं करना, सिर्फ मेन याद करना, सिर्फ 3 कौन से तो मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं मध्य प्रदेश के ऐसे, बस। अब यहाँ पे हम आर्टिकल्स देखते हैं हाई कोर्ट से संबंधित। तो अनुच्छेद 214 214 आर्टिकल 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसमें लिखा है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय
हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 215 राज्य उच्च न्यायालय अभिन्यायिक न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, मतलब उसके जो भी डिसीजंस हैं वो अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे। फिर और किसी को उनके मतलब अगर कोई उल्लंघन करता है या कदाचार कुछ प्रकाशित करता है तो उसको दंड देने का भी अधिकार है न्यायालय को। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, कि किस तरह उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, क्या क्या उस कौन कौन उसमें सदस्य होंगे। ठीक है। फिर अनुच्छेद 222, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। फिर अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है। तो उच्च न्यायालय फंडामेंटल राइट के साथ साथ क्या दूसरे राइट्स के लिए भी क्या कर सकती है, रिट जारी कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जारी कर सकती है। ये हमने आर्टिकल 32 टू 26 को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो वही है कि 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 231 में कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, राज्य के पहले विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 165 अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में उल्लेख किया गया है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ गवर्नर पर ये काम करते हैं। ठीक है। शपथ और त्याग पत्र, राज्यपाल के सम्मुख ये शपथ लेते हैं और उन्हीं को ये अपना क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, तो वही 10 वर्ष तक वकील अथवा 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो और भारत का नागरिक हो। वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब शक्तियां क्या क्या है, राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना। ठीक है। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, प्रशांत सिंह है। कौन है, प्रशांत सिंह। ठीक है। ये हो गया हमारे महाधिवक्ता के बारे में। अब यहाँ पे उच्च न्यायालय एक नज़र में दिया है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। गठन अनुच्छेद 214 में किया गया है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट या 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यालय का अनुभव हो। नियुक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति व्यावहारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सहायता से की जाती है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं कॉलेजियम की सहायता से। शपथ राज्यपाल द्वारा। वेतन मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख है और अन्य न्यायाधीश का 2,25,000। त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या तुम्हें पता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश को वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। मतलब वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जब काम कर रहे हैं तो उनको वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन कहाँ से दी जाती है, केंद्र सरकार की संचित निधि से प्राप्त होती है। ठीक है। अब यहाँ पे कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का निधन 23 मार्च 2022 को हो गया। इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना में 1940 को हुआ था। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 7 नए जज ने ग्रहण किए पदभार। अब न्यायाधीशों की संख्या हुई 41। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अधिकतम कुल न्यायाधीश स्वीकृत पद की संख्या भी वर्तमान में कितनी है, 53 है। तो ये हो गया हमारा जजिस्ट्री कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में पंचायती राज। तो 2 तरह का होता है शासन, एक होता है ग्राम स्वशासन और एक होता है नगर स्वशासन। ग्राम स्वशासन और नगर स्वशासन। ग्राम स्वशासन में कौन कौन से आते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। और नगर स्वशासन में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो स्थानीय शासन ग्रामीण क्षेत्र वही हो गया, वही लिखा हुआ है। समाचार पन्नों से देख लेते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और मत्स्य पशुपालन मंत्रालय द्वारा भोपाल में पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसा हुआ है,
तो हम ब्रिटिश काल के दौरान देखेंगे और स्वतंत्रता के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश काल के दौरान। तो 1864 में मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका परिषद की स्थापना 1864 में की गई थी नागपुर में। ठीक है। रिपन प्रस्ताव के तहत स्वशासन अधिनियम 1883 पारित हुआ है। तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण व नगरीय स्वशासन का विकास किया गया था, स्वशासन अधिनियम 1883 के तहत, 1883 के तहत। मध्य प्रांत एवं बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 में महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो महाकौशल क्षेत्र में कब पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी? 1920 में। वर्ष 1920 में होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया। 1926 में देवास, धार, नरसिंहगढ़ एवं ग्वालियर आदि ने भी पंचायती कानून लागू किए। ये थे हमारे ब्रिटिश काल के दौरान। अब स्वतंत्रता के पश्चात देखते हैं। तो मध्य भारत, भोपाल राज्य, विंध्य प्रदेश और महाकौशल। तो ये 3 पार्ट में हमारा मध्य प्रदेश विभाजित था। तो पहला मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 में पारित हुआ, जिसे वर्ष 1947 में लागू किया गया। 1948 में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने जनपद योजना की सिफारिश की तथा यह योजना 1 जुलाई 1948 को लागू की गई। ठीक है। फिर है मध्य भारत है। तो मध्य भारत 1949 में मध्य भारत पंचायत अधिनियम पारित किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का प्रावधान किया गया। इसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, केंद्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर एवं मंडल पंचायत जिला स्तर पर शामिल थी। ग्राम पंचायत में वयस्क मताधिकार तथा गुप्त मतदान की चुनाव व्यवस्था की गई थी। मतलब ग्राम पंचायत में वयस्क मताधिकार तो था, लेकिन मतदान की प्रणाली कैसी थी? गुप्त मतदान थी। इसमें केंद्र पंचायत तथा मंडल पंचायत के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया था। फिर भोपाल राज्य, तो 1952 में भोपाल पंचायत अधिनियम बना, जो 15 अगस्त 1953 को लागू किया गया। प्रत्येक पटवारी हलके पर एक ग्राम पंचायत गठित की गई। इस दौरान लगभग 572 पंचायतें क्या थी? कार्यशील थी। फिर है विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश का गठन स्वतंत्रता के पश्चात पार्ट सी के रूप में वर्ष 1948 में किया गया। विंध्य क्षेत्र में पंचायतों के अन्य प्रचलित नामों में पंच सभा, प्रजा मंडल और टप्पा सभा शामिल थे। विंध्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 को 1951 में लागू किया गया। ठीक है। फिर महाकौशल, तो ये पार्ट ए के अंतर्गत आता था। सीपी बरार पंचायत अधिनियम 1946 लागू किया गया। इसमें आदिवासी जातियों के लिए अलग से पंचायत की व्यवस्था की गई थी। तो महाकौशल में वाले क्षेत्र में आदिवासी जातियों के लिए अलग से पंचायत की व्यवस्था की गई थी। महाकौशल क्षेत्र में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद सभा और न्याय हेतु न्याय पंचायत और आदिम जाति पंचायतें गठित की गई। अब यह कि कैसे कैसे इसमें विकास हुआ है मध्य प्रदेश में पंचायती राज। तो काशी प्रसाद पांडेय समिति 1957, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981, 1990 और 93, मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001 और 2004 में पारित किया गया है। काशी प्रसाद पांडेय समिति के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात केंद्र सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी काशी प्रसाद पांडेय के अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 में 15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया गया था। कितने सदस्य? 15 सदस्य। ठीक है। इस समिति ने सितंबर 1958 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को शामिल किया गया था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप ही थी काशी प्रसाद पांडेय समिति, मध्य प्रदेश में थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना इस प्रकार होगी: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। फिर आया मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962। तो काशी प्रसाद पांडेय की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित कर यह त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 मध्य प्रदेश का पहला अधिनियम था। 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह अधिनियम प्रभावी नहीं हो सका। फिर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 में आया। ठीक है। ये 1962 को निरस्त करके बना था। तो इसमें भी त्रिस्तरीय व्यवस्था पर पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए थे। ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम 1990 में भी आया, जो संशोधित था। इसमें ग्रामीण विकास एवं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लाया गया था। ये इतना याद नहीं करना, सिर्फ हम जान रहे हैं कि विकास कैसे, याद करने वाली चीजें बताऊंगी मैं। ठीक है।
ये है। फिर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, ये इंपॉर्टेंट है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। कब संपूर्ण देश में इसे लागू किया गया है? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। और सभी राज्यों को एक वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए कहा गया था। सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया था कि वो एक वर्ष के भीतर इसके लिए क्या बनाएं? आप कानून बनाएं। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया। और पारित कब किया गया? 30 दिसंबर को ये पारित हो गया। तो एक दिन बाद ये पारित हो गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ। तो मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1994 को, और संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को। इस अधिनियम में कितने अध्याय थे? 15 अध्याय और 132 धाराएं, 15 चैप्टर, 15 चैप्टर्स एंड 132 सेक्शंस थे। ठीक है। नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों, ठीक है, व नगर प्रशासनों के चुनाव करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। मतलब नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर, मतलब जो नई संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई थी उस आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासनों का चुनाव करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी विधानसभा में स्थापित किया गया था? तो 10वीं विधानसभा में। अब यह है कि कब कब संशोधन किए गए? तो प्रथम संशोधन किया गया 27 दिसंबर 1994, दूसरा द्वितीय संशोधन किया गया 23 दिसंबर 1900, ये उल्टा कैसे दे दिया, तीसरा 19 दिसंबर 1995 और चतुर्थ 28 दिसंबर 1996। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़िए। मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के नाम से 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 2001 को। किस नाम से? पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम। एक पंचायत के प्रत्येक राजस्व एवं वन ग्राम के लिए अलग अलग ग्राम सभा का गठन किया गया। ग्राम सभा की बैठकें महीने में एक बार अनिवार्य की गई। क्या की गई? अनिवार्य, महीने में एक बार। ग्राम सभा में गणपूर्ति मतलब कोरम कितना किया गया? कुल सदस्य संख्या का 20%, जिनमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य की गई थी। प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम कोष की व्यवस्था की गई, जिसके निम्नलिखित अंग थे: अन्न कोष, श्रम कोष, वस्तु कोष और नगद कोष। फिर 2004 में भी संशोधन किया गया, तो इसे 14 दिसंबर 2004 को मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। केवल 2 स्थायी समितियां होंगी। कितनी स्थायी समितियां होंगी? 2। ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास। ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति। एक वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठक अनिवार्य। उसमें क्या था कि प्रत्येक 2001 में कि प्रत्येक माह में एक बैठक अनिवार्य थी, लेकिन इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ष में 4 बैठकें अनिवार्य है। कब कब? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ठीक है। ग्राम सभा में कोरम कितना हो गया? 10% हो गया, अथवा 1500 जो भी कम हो। ठीक है। उसमें 20% था। यहाँ पे वही कंपैरिजन ही लिखा हुआ है कि 2 समितियां हो गई, ग्राम निर्माण समिति, ग्राम विकास समिति, जबकि पहले कितनी थी? 8 स्थायी समिति। और महीने में कम से कम 1 बैठक अनिवार्य थी, अब वर्ष में कम से कम 4 बैठक। कब कब? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। कोरम 20% अथवा 1500 जो भी कम हो, जिसमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य थी। इसमें सिर्फ 10% अथवा 500 जो भी कम हो, महिलाओं की अनिवार्यता कुछ नहीं रखी गई है। अब मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो त्रिस्तरीय में पहले सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत और फिर जिला परिषद। ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में विभक्त होती है। तो जो भी ग्राम पंचायत होती है तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में विभक्त होती है। वार्ड ग्राम पंचायत के चुनाव क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है। सरपंच गांव का मुखिया होता है। सरपंच और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। जो चुनाव वो किसके द्वारा होता है? जो पंच चुने जाते हैं उनके द्वारा उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ग्राम सभा एक सामान्य संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यपालन और निर्वाचित संस्था है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कुल संख्या कितनी है? 23,922। फिर है जनपद पंचायत।
तो हर जिला प्रखंडों में बटा होता है, मतलब ब्लॉक में बटा होता है। हर ब्लॉकों के लिए एक जनपद पंचायत बनाई जाती है। हर जनपद पंचायत में कम से कम 10 और अधिकतम 25 वार्ड होते हैं। हर जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। एक जनपद पंचायत 10 से 25 निर्वाचित जनपद सदस्य, उस ब्लॉक में आने वाले सभी विधायक, ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के 1/5 सरपंच से मिलकर बनती है। मतलब क्या क्या शामिल होते हैं जनपद पंचायत में? तो 10 से 25 तो निर्वाचित सदस्य होते हैं जनपद के, और जो उस ब्लॉक में आते हैं विधायक वो शामिल होते हैं, और उस ब्लॉक में जो पंचायत आती है उनमें से 1/5 सरपंच मिलते हैं। मतलब फिर उनका जो सदस्यता होती है वो रोटेशन आधार पर होती है। सरपंच को जनपद पंचायत के आंशिक सदस्य के रूप में चक्री, वही लिखा ही है कि आधार पर लॉटरी के द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? 313। ठीक है। फिर जिला पंचायत, तो प्रत्येक के लिए एक जिला पंचायत प्रत्येक जिले के लिए होती है, जो 10 से 35 वार्डों में विभक्त होती है। एक जिला पंचायत में 10 से 35 निर्वाचित सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा सांसदों और विधायकों, जिले की जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष को मिलाकर बनती है। तो कौन कौन? 10 से 35 तो निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर जिले में जो लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं, विधायक हैं, और जिले की जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्षों को मिलाकर बनती है। यहाँ पे क्या है? सभी, कोई 1/5 नहीं है जो सरपंच में था। हर जिला पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 52 है, लेकिन अब जिले बढ़ गए हैं तो इनकी भी संख्या बढ़ गई है। ठीक है। अब यहाँ पे वही टेबल कंटेंट्स है, ये याद करने वाली चीज है, इसको याद करना है कि ग्राम पंचायत गठित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी चाहिए? 1000 से अधिक होनी चाहिए। जनपद के लिए 5000 से अधिक, और जिला के लिए 50,000 से अधिक। वार्ड संख्या 10 से 20, 10 से 25 और 10 से 35। प्रमुख ग्राम पंचायत का सरपंच, जनपद का जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत का जिला अध्यक्ष। कार्यकाल 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष सभी का, और न्यूनतम आयु 21 वर्ष 21 वर्ष 21 वर्ष। अब मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन, तो मध्य प्रदेश में वही सेम ही है स्वतंत्रता के बाद। तो मध्य प्रदेश में 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया। तो मध्य प्रदेश में पहली बार नगर पालिका 1864 में जबलपुर में। मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर को, और विंध्य प्रदेश में दतिया को पहला नगर पालिका बनाया गया। तो महाकौशल क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम 1867 में लाया गया। मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था मजलिस ए इंतजामिया का गठन वर्ष 1907 में किया गया। जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू किया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम 1961 मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को लागू किया गया। ये कुछ नहीं, इतना रटना नहीं है। यहाँ से है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम का पालन करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। 74वें संविधान संशोधन लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 पारित किया गया, जो 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पारित किया गया है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। ये वही है, ये एक्ट कुछ नहीं पढ़ने हमें, छोड़ते हैं फालतू में। यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ के सभी गांव संपर्क नामक वेबसाइट द्वारा ई शासन के अंतर्गत लाए गए हैं। अब नगरीय प्रशासन की त्रिस्तरीय निकाय, तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नगर पंचायत के बारे में। तो नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से बस्तियों के उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके निवासी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न होते हैं। नगर क्षेत्र में वही आते हैं, वो बस्तियां आती हैं जो जिसके निवासी जो होते हैं वो गैर कृषि व्यवसाय में लगे होते हैं, या ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरी क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है, नगर पंचायत के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। यह नगरीय क्षेत्र का प्रथम स्तरीय निकाय है। मध्य से नगर पंचायत 5000 से 20,000 जनसंख्या पर बनाई गई है। नगर पंचायत को 10 से 20 वार्डों में विभाजित किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा चुने गए पार्षद अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो मतलब हर नगर पंचायत वार्डों में विभाजित होता है जहां से पार्षद चुने जाते हैं, और वो पार्षद अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य नगर पंचायत अधिकारी। कौन होता है? मुख्य नगर पंचायत अधिकारी। फिर नेक्स्ट है नगर पालिका। तो नगर पालिका गठन उन नगरीय क्षेत्रों के लिए होता है जहां जनसंख्या 50,000 से 3 लाख होती है। ठीक है।
नगर पालिका को 20 से 40 वार्डों में विभाजित किया जाता है। इनके पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। संबंधित क्षेत्र के सांसद व विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। फिर नगर निगम, तो संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसद के अधिनियम तथा राज्यों में नगर निगमों का गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा होता है। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है। महापौर महानगर का प्रथम नागरिक होता है। महापौर नगर निगमों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। कार्यकाल कितना होगा यह विषयों पर छोड़ दिया, यह विषय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। नगर निगम के सदस्य पार्षद कहलाते हैं। नगर निगम के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त होते हैं। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव 1994 में पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, लेकिन 2000 के बाद मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। तो अब महापौर का चुनाव मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद नहीं है। मध्य प्रदेश में कितनी नगर निगम हो गए हैं? तो 18 हो गए हैं, दतिया को भी मिला के। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर, देवास, सतना, कटनी, खंडवा, भिंड, दतिया। फिर यह है कि 7 नगर निगमों में महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब यहीं पे कंपैरिजन है, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पे जनसंख्या कितनी चाहिए? नगर पंचायत के लिए 5 से 20,000, नगर पालिका के लिए 50,000 से 3 लाख और नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक। वार्ड संख्या नगर पंचायत के लिए 10 से 20, पालिका के लिए 20 से 40 और नगर निगम के लिए 40 से 85। प्रमुख अध्यक्ष महापौर या मेयर होते हैं नगर निगम की। कार्यकाल 5 वर्ष सभी का। न्यूनतम आयु नगर पंचायत और नगर पालिका के लिए 21 वर्ष है, जबकि नगर निगम के लिए 25 वर्ष है। ये थोड़ा अलग है, इसको याद रखिएगा कि नगर निगम के लिए न्यूनतम आयु कितनी है निर्वाचित होने के लिए? 25 वर्ष है। फिर यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, विधायक के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, सरपंच के लिए 21 वर्ष, उप सरपंच के लिए 21 वर्ष और महापौर के लिए 25 वर्ष। फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट है कि कमला जान वर्सेस कमला बुआ। तो 2000 में कटनी जिले से कमला जान देश की पहली किन्नर महापौर चुनी गई। देश की पहली किन्नर महापौर कटनी जिले से 2000 में कमला जान चुनी गई थी। और फिर वर्ष 2009 में सागर की पहली किन्नर महापौर कमला बुआ चुनी गई। तो सागर की पहली किन्नर महापौर कौन थी? कमला बुआ थी। और पूरे देश की पहली किन्नर महापौर कौन है? कमला जान है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित तथ्य और मुद्दे। तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। तो ग्राम सभा को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 243 ए। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। ग्राम सभा का गठन का उद्देश्य प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ सौंपना है। ग्राम सभा की बैठक 1 साल में 4 बार होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा या करेगी। सरपंच उपस्थित नहीं है तो कौन करेंगे? उप सरपंच। ये भी क्वेश्चन बन चुका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थित में किसी वरिष्ठ पंच द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती। अगर सरपंच भी अनुपस्थित है और उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो कौन अध्यक्षता करेगा? तो जो भी वरिष्ठ पंच होगा। ग्राम सभा बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जाती है और ग्राम सभा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। और ये है कि जो ये पंचायती राज संस्थाएं हैं ये कौन से विकेंद्रीकरण, ठीक है, के कम पर काम करती है सिद्धांत पर। पंचायतों में महिला आरक्षण के बारे में देखते हैं। तो 2008 में पंचायती चुनाव में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार और दूसरा मध्य प्रदेश है। मतलब पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। और दूसरा कौन है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा उत्तराखंड और हरियाणा आदि राज्यों में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। फिर मध्य प्रदेश पंचायत का, तो पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1997 से किया जा रहा है। इस मासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश पंचायत का है। इसका प्रकाशन भोपाल में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे है कि 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने महापौर की न्यूनतम आयु 21 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी है।
अब थोड़ा सा यहाँ पे सरपंच और उप सरपंच के बारे में जानते हैं। तो गांव का मुखिया सरपंच के अधिकार क्या क्या हैं। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों की क्या करते हैं, ये अध्यक्षता करते हैं। ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत की निधि का सही जगह उपयोग करना, राज्य सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन करना और पंचायत अधिनियम में अपेक्षित किए गए समस्त विवरण तथा रिपोर्ट तैयार करना। फिर गांव का उप सरपंच, तो वही है कि अनुपस्थिति में अध्यक्षता करते हैं सरपंच की अनुपस्थिति में। और ग्राम पंचायत में उप सरपंच सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में चुने हुए वार्ड पंच के द्वारा होता है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन के 15 दिनों के बाद उप सरपंच का चुनाव कार्य करा सकता है। उप सरपंच पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष। फिर है ग्राम सचिव। तो ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत का लेखांकन करना है। ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचना सदस्यों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना है। पंचायत के सभी रिकॉर्ड व दस्तावेज ग्राम सभा की बैठकों में लेकर आना है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कौन किसकी अध्यक्षता करते हैं, क्या नाम। तो विधानसभा चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष, महापौर या मेयर प्रत्यक्ष, पार्षद मेयर पंच प्रत्यक्ष, पार्षद और पंच का प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद तो ये है कि अनुच्छेद 243 में क्या है, परिभाषाएं हैं। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। 243 बी में क्या है, गठन है। तो पहले ग्राम सभा है ए में, फिर उसका गठन है, फिर सी में क्या है, संरचना, सी से संरचना, डी से आरक्षण, डी से आरक्षण, तो डी में आरक्षण है। ई में क्या है, अवधि, ई में अवधि, एफ में क्या है, योग्यताएं, क्या है, योग्यताएं, जी में क्या है, शक्तियां, पावर्स, ठीक है। एच में क्या है, पंचायतों की कर शक्तियां, टैक्स पावर, टैक्सेशन पावर। आई में क्या है, वित्त आयोग, तो आई में क्या है, इनकम से वित्त आयोग याद करिए, इंपॉर्टेंट है। के जे में क्या है, लेखांकन है, काउंटिंग है। के में क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। आई बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग का गठन, और के पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, और एन प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर पंचायती राज को लागू करे, वो जब पहली बार लागू किया गया था इसलिए। फिर यही है कि जनपद सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं, जनपद अध्यक्ष को। जनपद अध्यक्ष किसे देते हैं, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। जनपद उपाध्यक्ष भी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को, और जिला पंचायत अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संभागीय आयुक्त को ही देते हैं। फिर यहाँ पे है नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद और उनके प्रावधान। तो 243 पी में क्या है, परिभाषा है। क्यू में नगर पालिकाओं का गठन, आर में संरचना, एस में वार्ड समितियों का गठन, टी में आरक्षण, यू में अवधि, भी में निर्भरताएं, डब्ल्यू में शक्तियां, एक्स में कर आरोपित शक्तियां, वाई में वित्त आयोग। तो वहां पे आई में वित्त आयोग था और यहाँ पे वाई में वित्त आयोग है। जेड में नगर पालिकाओं के लेखांकन की संरक्षण, वहां जे में था। जेड ए नगर पालिकाओं के निर्वाचन चुनाव आयोग, तो के में था। 243 के में पंचायत ग्राम पंचायतों के लिए था, और नगर पंचायतों के लिए 243 जेड ए। जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, जेड सी इस भाग में कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, और जेड डी ये इंपॉर्टेंट है, जिला योजना की समिति, और जेड ई महानगर योजना के लिए समिति। फिर ये इंपॉर्टेंट है संस्थान, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, जबलपुर में है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, जबलपुर। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, पचमढ़ी। तो जो भी युवा है उनको घूमना बहुत पसंद होता है। पचमढ़ी क्या है, टूरिज्म। तो ये संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, पचमढ़ी में। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, पचमढ़ी में। वाल्मीकि संस्थान कहाँ है, भोपाल। वाल्मीकि भोपाल।
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, वाल्मी संस्थान और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में। बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर, बार्ली इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया R&D केंद्र जबलपुर। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, तो भोपाल में कितने हो गए? 3 हो गए। भारतीय मृदा संस्थान वाल में हो गया, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। जबलपुर में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया R&D केंद्र, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल, 4 हो गए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। अब यहाँ पे देखते हैं यंत्रदूत ग्राम क्या है। तो मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव जाना जाता है। तब जो गांव पूर्ण रूप से मशीनीकृत है वही उस गांव को क्या बोला जाता है? यंत्रदूत ग्राम। ग्राम सरोज योजना, तो 26 जनवरी 2001 से संपूर्ण प्रदेश में ग्राम सरोज व्यवस्था को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई और इसे महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इस संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर किया गया है। जून 1996 में भारत सरकार द्वारा इसे स्वायत्त शासी संस्था बना दिया गया, मतलब ऑटोनॉमस। पंचायत दर्पण पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट है। मई 2014 को भोपाल से लॉन्च की गई। जिला योजना समिति, तो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा जब तक कि वह राज्य सरकार का मंत्री है। संबंधित जिले कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। अब तक कितने बार मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं? 6 बार। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1 फरवरी 1994। ये इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन एमपीएससी में और फिर क्या होते हैं? डिलीट हो जाते हैं। ठीक है कि 1 फरवरी 1994 गठन हुआ है, डेट वाले। ठीक है, कितने बार हुआ है? 6 बार मध्य प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव हो चुका है। कब? 1995, 94, 95, 99, 2000, 2004, 5, 2009, 10, 2014, 15 और जून जुलाई 2022। तो हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था। कुछ नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ जो रटने वाली चीज़ है वो मैं बताऊंगी, पूरा दिमाग नहीं खपाना है। तो देखो, जेलें कौन कौन सी होती है कि जिलों की कौन सी विभागीय? तो केंद्रीय जेल, जिला जेल, उप जेल, किशोर बंदी गृह, खुली जेल और महिला जेल। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है ये, कि राज्य में किशोर बंदी गृह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है। मध्य प्रदेश किशोर बंदी गृह जबलपुर और नरसिंहपुर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में किशोर बंदी गृह कहाँ कहाँ है? जबलपुर और नरसिंहपुर में है। खुली जेल, यहाँ अच्छे व्यवहार और नियम पालन करने वाले कैदियों को रखा जाता है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मुंगावली में 1973 में स्थापित की गई थी। होशंगाबाद में खुली जेल 2011 में खोली गई है। महिला जेल कहाँ है? जबलपुर व होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिला अपराध जागरूकता अभियान जनवरी 2021 में चलाया गया है। फिर यहाँ प्रमुख पद संरचना दी हुई है, कौन क्या है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं हम। संस्थाएं, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी भोपाल। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर, KF रुस्तम सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इंदौर, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी, रीवा, उज्जैन, तिघरा, ग्वालियर, उमरिया, सागर। मध्य प्रदेश प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल। महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय छिंदवाड़ा। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल। वर्तमान पुलिस संगठन, ये हमको नहीं याद करना है। पहला पुलिस चिकित्सालय, प्रदेश के पुलिस कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा। फिर कार्य के आधार पर यहाँ पे पुलिस व्यवस्था, कुछ नहीं पढ़ना है, ये अन्य तथ्य पढ़ने हैं।
मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे थे। कौन थे? बीपी दुबे। और महानिरीक्षक बीजी घाटे थे। प्रथम पुलिस महिला अधिकारी आशा गोपालन है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल। होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर। 2022 तक मध्य प्रदेश में साइबर तहसीलें कितनी थी? 4 थी। इंदौर, हरदा, डिंडौरी, सागर। इंदौर सेंट्रल जेल का खुद का एक एफएम रेडियो जेल वाणी लॉन्च किया गया है। पहला पर्यटन थाना महाकाल लोक कहाँ है? उज्जैन में। फिर ये है एफआईआर आपके द्वार योजना 2020 में 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों में प्रारंभ की गई, जिसके तहत 100 डायल द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर डायल 100 सेवा कहाँ कहाँ शुरू की गई है? तो 2015 से मध्य प्रदेश के 7 जिले में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, रीवा। मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा का नाम क्या है? पोलनेट है। मध्य प्रदेश नारकोटिक शाखा इंदौर, नीमच, मंदसौर। मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल आकार की जेल भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना हबीबगंज। मध्य प्रदेश का पहला आईएसओ प्रमाणित थाना देवास। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण रीवा में है। देश का पहला आतंकवादी रोधी एनआईए प्रशिक्षण स्कूल भोपाल। सुभद्रा कुमारी महिला जेल जबलपुर में है। फिर यहाँ है इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। तो मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। इसके बाद पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट पावर दिए जाएंगे ताकि वे कानून व्यवस्था के कार्य को प्रभावी तरीके से संपादित कर सकें। इसमें पुलिस को धारा 144 लागू करने के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मकरंद देउस्कर को भोपाल शहर और हरि नारायणाचारी मिश्र को इंदौर शहर का पहला कमिश्नर बनाया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में थाना क्षेत्र भोपाल के 38, इंदौर के 36, ये सब नहीं याद करना है। ये है, कुछ नहीं याद करना है। टेबल कंटेंट वर्तमान वाले देख लीजिएगा, वो करंट अफेयर्स में पूरा कवर करवाया गया है। ठीक है। पहला पुलिस संग्रहालय, तो 100 साल पुराना बैतूल जिले के रानीपुर थाना अब बना पुलिस संग्रहालय। 15 मई 1913 को बैतूल से 22 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच रानीपुर थाने की शुरुआत की गई थी। यहाँ आज भी तकरीबन 100 साल पहले अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर सुरक्षित रखी है। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य के संवैधानिक और सांविधिक आयोग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।